नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट, जिसमें हम देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमानों को। आज का चर्चित मुद्दा है G20, जिसमें भारत मेजबानी करने वाला है और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं ओजांग IAS अकेडमी के MD ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट। थैंक यू सो मच। सर, G20 जिसमें भारत मेजबानी करने वाला है, ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका भारत को मिला है, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और भारत के लिए ही नहीं, हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? नो डाउट ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत अविस्मरणीय एक मोमेंट है कि आज हम पहली बार G20 जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, उनके जो 20 देश हैं, उनका हम एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं भारत में। एक तरफा तो हम कह सकते हैं बहुत गर्व की बात है, लेकिन अगर दूसरी तरफ कहें तो भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इस बीच भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो तमाम पश्चिम देश या विकसित देश भारत के महत्व को पहचान पाने में इतना समय क्यों लगा गए? भारत की वो पावर, वो डेमोग्राफी, वो एक युवा शक्ति, मुझे लगता है कि हमें जो ये पहचान मिली है वो बहुत देर से मिली है। हमें ये पहले मिलना चाहिए था। और आज जिस तरह से वैश्विक मंचों पर हम दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो SCO हो, चाहे वो आज संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही हो, या आज हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो भारत बहुत मुखर होकर अपनी बात कह रहा है। अब हम भारतीयों को सोचना होगा कि पूरी विश्व बिरादरी ने हमारी जो ताकत है, हमारी जो पहचान है, उसको पहचानने में बहुत लंबा समय लगा दिया। हमें इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। और अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंतज़ार का एक कारण बन रही है, जिसमें कि सबसे प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट। आज भी हम वहाँ पर खड़े हैं, जबकि उसके संस्थापकों में से हम एक रहे हैं। तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो पूरी ग्लोबल बिरादरी है, जो एक मंच है, वो अभी तक भारत को बहुत कमतर करके आंकती थी, या भारत के लिए उसकी नीतियाँ बहुत स्पष्ट नहीं थी। और शायद अब हम जो बहुत पहले अचीव कर सकते थे, उसको शायद अब हम मुखर होकर कह पा रहे हैं। तो ये एक नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और एक उभरते भारत की, युवा भारत की, जनांकी लाभांश वाले भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। भले ही देरी हुई हो, लेकिन अब लगता है कि भारत जो है पुरजोर तरीके से अपनी पहचान और शक्ति का प्रदर्शन है वो वैश्विक मंचों पर कर रहा है। और G20 के इसमें थीम को लॉन्च किया गया, इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया गया, इसके लोगों को भी लॉन्च किया गया और देखा जा रहा है कि लोगों में कमल के चिन्ह को प्रतिबिंबित किया गया है। तो कमल के चिन्ह को चुनने के पीछे क्या मायने हैं? नो डाउट इसको राजनीतिक रूप से भी जोड़ के देखा जा सकता है कि रूलिंग पार्टी है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात को ध्यान से सुने तो कमल प्राचीन समय से ही हमारे लिए बहुत पवित्र रहा है। कमल में 7 पंखुड़ियाँ इसके लोगों में डाली गई हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करता है, जो पूरे एक वैश्विक बिरादरी की बात करता है। भारतीय संगीत परंपरा जो कि बहुत ही समृद्ध, बहुत ही विविध रही है, उसमें 7 सुर रहते हैं, भारत उनकी बात करता है। कमल कीचड़ में खिलता है, बड़ी खास बात है, कितनी भी गंदगी हो। और अगर हम पूरे दुनिया को ध्यान से देखें तो आज की दुनिया में युद्ध हो रहा है, भुखमरी का आलम है, आतंकवाद है, तनाव है, खाद्य सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन लग रहे हैं और पर्यावरण नो डाउट अपने आप में एक संकट बनता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में एक क्यास है, न दोस्त का पता, न दुश्मन का पता, कौन किसकी तरफ है ये भी बताना बहुत मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में भारत एक संदेश देना चाहता है कि मानवता, मानववादी सोच, एक वैश्विक सोच का जो कमल है, ये भले चाहे दुनिया में कितना भी क्यास हो, ये वहाँ पर खिल सकता है। तो नो डाउट ये जो हमने लोगो रखा, हमने जो सिंबल रखा है, ये भारत की उसी धरोहर से निकल कर आता है, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जिसको पूरी दुनिया मानती थी और भारत पूरी दुनिया में ये संदेश देता रहा है। अचानक से आज़ादी के बाद हमारी ये छवि थोड़ी धूमिल हुई। हम शायद उसका कारण ये था कि हम भारतीय
पूरे गर्व के साथ, एक जुड़ाव के साथ हम ये बात नहीं कह पाते थे कि हम वो देश हैं जो पूरी दुनिया का पेट भरते थे, हम वो देश थे जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, हम वो देश थे जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी इस धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति के सुखी और निरोगी होने की कामना करते थे। वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट देने वाले हम पहले देश थे, ये वेस्टर्न से नहीं आया था, ये भारत की धरती थी जहां से ये पूरी दुनिया में गया था। और इसका जो स्वरूप था वो जबरिया किसी की इकोनॉमी को कब्जा करने का नहीं था, बल्कि वो सभी के उन्नति, सभी के उत्थान के साथ जुड़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझकर इसका लोगो रखा गया है और ये भारत के उभरते प्रतीक का सूचक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत ही वो देश था जो विश्व गुरु के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। और जिस तरीके से आपने कहा कि कमल कीचड़ में खिलता है, और उसे ही अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि भारत में इतनी सारी आपदाएं, विपदाएं, या फिर कह लो गुलामी की इतने सालों की जंजीरों को तोड़ने के बाद भी भारत एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, या कह दीजिए विश्व में एक बहुत ही मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब इसका लॉन्च किया तो उन्होंने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन अर्थ और वन हेल्थ की बात कही। इसके ज़रिए वो क्या संदेश अपना जाहिर करना चाहते हैं, या इसके पीछे उनकी क्या भावनाएं जाहिर होती हैं? निश्चित रूप से भारतीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, वो बहुत वैश्विक है। और ये हर उस व्यक्ति की सोच है जो भारत की मिट्टी को जानता है, भारत की भूमि को समझता है, भारतीय संस्कृत को समझता है। और भारतीय संस्कृत की जो सबसे खास बात है, वो एक वैश्विक पटल की बात करता है। जैसा कि आपने कहा कि वन सन, वन ग्रिड, भारत उन देशों में शामिल है जो कर्क रेखा पे है और जिनके पास सूरज की ऊर्जा उपलब्ध है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ये तक कह दिया कि अब अगर नहीं चेते तो विश्व खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और ऐसे में भारत की जो महत्वाकांक्षा है वो क्लीन एनर्जी की तरफ है। भारत एक अपने सीमित संसाधनों में, आज जैसा आपने कहा कि लंबी गुलामी के बावजूद जब अच्छे अच्छे देशों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, भारत की मिट्टी में वो खास बात है, भारत के सपूतों में वो खास बात है कि वो फिर से उठकर खड़े हो रहे हैं। और न सिर्फ खड़े हो रहे हैं, भारत जितने भी संकट आए हैं वो भारत इस समय दिखा रहा है कि वो पूरी दुनिया को लीड कर सकता है, पूरी दुनिया के मानवता की रक्षा कर सकता है। देखिए, उत्थान होना, किसी साम्राज्य का उदय हो जाना, कोई ताकत हासिल कर लेना, अमेरिका हो जाना, रशिया हो जाना, ढेर सारे परमाणु बम बना लेना, ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। कहानी ये है कि उस ऊर्जा का प्रयोग करके तुम मानवता का कितना भला कर सकते हो। तुमने बम बनाया, तुमने हिरोशिमा नागासाकी किया, तुमने लाखों लोगों की जान ले ली, तुम दुनिया भर में एक यूक्रेन जैसे देश एकदम बुरी तरीके से खंडहर हो गए, या दुनिया में कोई भी देश हो सकता है, अफगानिस्तान सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन आप विनाश के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, मानवता को बचाने के लिए कितना काम कर रहे हो, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए आप हजारों लाखों मासूमों की जान ले रहे हो, और आप लोगों को बचाने के लिए कितना काम कर रहे हो। कोविड में भारत ने कितना आगे बढ़कर उससे अपने वैश्विक स्वरूप की बात की, अपनी ऊर्जा की बात की, जाने कितने देशों को उसने वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, कितनी मदद की। जहां पर पश्चिमी ताकतें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनका प्रयोग करके वो अपने ज्ञान को दूसरे देशों में जाने नहीं दे रहे थे, वहां भारत ने निर्भीक होकर मानवता को सबसे ऊपर रखा और ये बताया कि विज्ञान का कर्तव्य मानवता की सेवा है, मानवता का इस्तेमाल नहीं। ये बहुत बड़ा परिदृश्य है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के लोग सभी इस बात को अब समझने लगे हैं कि भारत के कण कण में वो शक्ति है जो विश्व को एक नया आकार दे सकती है, और प्राचीन समय से हम यही करते चले आए। बिल्कुल सही कहा आपने। कई ऐसे देश हैं जो कि अपनी शक्तियों का जो उपयोग है वो अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जो करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग किसी भी देश को उठाने में या लोगों की उन्नति में करना एक अपने आप में बेहद ज़रूरी सा काम है, जो कि भारत जिसके लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। तो भारत को जब G20 की मेज़बानी के जरिए अपनी बात विश्व के मंच पर कहने का मौका मिला है, और हम जो है वो मानव के उत्थान की बात करते हैं, उनके सहयोग की बात करते हैं, तो ऐसे में जब आतंकवाद के मुद्दे को, जब भारत बार बार कोशिश करता रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे को
जो कि सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है, और उसकी कोशिशों में वो किसी न किसी तरीके से विफल होता रहा है। जैसे कि हाल ही की अगर बात करें तो कुछ आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिशों में चीन की वजह से हम लोग विफल हो पाए थे। तो जब भारत को एक बड़े मंच पर बात कहने का मौका मिला है, तो आपको लगता है कि हम आतंकवाद के इस मुद्दे को की बात पर अपनी बात को रख पाएंगे और कोई ठोस जो है हल जो है हम निकाल पाने में सक्षम रहेंगे? क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है इंदु जी। और सबसे पहले मैं G20 की थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूंगा कि G20 जो है वो 20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है, और जिसमें पूरी दुनिया की जीडीपी का 85% बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो इसमें शामिल है। और पूरी दुनिया के अगर विश्व व्यापार की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, तो 75%। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि G20 कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उसमें अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो एक ऐसी आबादी है जिसके पास सर पे छत नहीं है, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है। इन देशों में बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो कभी स्कूल या तो जा नहीं पाई या अपने स्कूल के वर्ष को पूरे नहीं कर पाई। तो इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके पास मानव से संबंधित बहुत बड़ी समस्याओं का अंबार है। मज़ेदार बात है कि भारत की जो भू राजनीति है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, जो जियोपॉलिटिक्स है। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन जिसके पास अपनी आज एक सामरिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा है। वो दक्षिण चीन सागर से लेकर वो वन रोड वन बेल्ट तक वो यूरोप तक पहुंचना चाहता है। वो पूरी दुनिया के व्यापार पे अपना कब्जा करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान है जो वास्तव में फेल्ड नेशन हो चुका है, लेकिन उसके पास, उसकी राजनीति के पास कोई भी एक दिशा नहीं है। अभी आपने देखा कि वहाँ इमरान खान के ऊपर गोलियां चल गई। लोकतंत्र वहाँ किस रूप में है आज तक कोई नहीं समझ पाया। शासन कौन चला रहा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सेना पर्दे के पीछे है या पर्दे के आगे, कोई नहीं जानता है। और ऐसी कंडीशन में ये दोनों देश आतंकवाद को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न है कि वो भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है, स्पेशली दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में, कि भारत के पास वो शक्ति है कि वो उभर सकता है। और उभरने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जब चाइना के उभार को लोगों ने देखा तो शुरुआती दौर में चाइना बड़ा शांत बना रहा, इन्वेस्टमेंट करता रहा। लेकिन जैसे जैसे चाइना के पास पावर आती गई, उसके पास पैसा आता गया, लोगों ने देखा कि वो एक हार्ड पावर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वो कैप्चरिंग कर रहा है। ताइवान के साथ टेंशन, जापान के साथ टेंशन, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, और जिस तरह से उसने छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है वो बहुत चिंता का विषय है। पूरे विश्व बिरादरी के लिए ये बहुत बड़ा एक संकट क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, भारत का जो मूल्य है, भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य है, जैसे कि बात हो रही है वसुधैव कुटुंबकम की, कहा गया कि चाइना से ये कोविड निकला, ये बात बहुत आरोप लगे। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं ये रिपोर्ट्स में पता चलेगी। लेकिन चाइना भारत के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। लेकिन जब विश्व बिरादरी की जो है वो बात आई हेल्प करने की, तो चाइना कभी भी सामने नहीं आया। उसने अपनी वैक्सीन को खुल के लोगों को नहीं दिया, उसने उस टेक्नोलॉजी को छुपाने की कोशिश की। वहीं भारत अपने सीमित संसाधनों में, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिक्स कंट्री में सबसे कम इसका स्वास्थ्य का बजट है, वो पूरी दुनिया के सामने आया और बोला कि कोई बात नहीं, हम उस देश के लोग हैं जिसकी थाली में अगर 2 रोटी है और खाने वाले 4 हैं तो हम आधी आधी रोटी कर लेते थे, किसी को भगाते नहीं थे। ये हमारा मूल्य है और हर भारतवासी को इस बात को रियलाइज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हमने अपने सीमित संसाधनों को, हम उस देश के लोग हैं, उन कहानियों का हिस्सा हैं कि हमने अपने सीमित संसाधनों को लोगों को बांट कर मानवता की भलाई के लिए हमेशा काम किया। तो दुनिया अब ये बात बहुत गहराई से समझने लगी, भारत एक सॉफ्ट पावर है। भारत एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया के झगड़ों को निपटाने में सहायक हो सकती है, और भारत बार बार ये प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में आतंकवाद का मुद्दा ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि इसमें जो G20 के भी पार्ट हैं उनका भी जो रुख है वो बड़ा साफ नहीं है। खासतौर पे आपने अमेरिका के केस में देखा कि पाकिस्तान को उसने F-16 लड़ाकू विमानों को देने की बात की। पहले वो कभी बार कहता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो एक्चुअली पूरी दुनिया में जो ये एक फ़लसफ़ा चला कि गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, यानी अगर वो मेरे पक्ष में है तो वो गुड टेररिज्म, अगर वो मेरे पक्ष में नहीं है तो बैड टेररिज्म। यानी कि जियोपॉलिटिक्स को चलाने के लिए टेररिज्म एक औजार की तरह हो गया है, जिसमें बहुत से ताकतवर देश
टेररिज्म को, दूसरे देश को और उसके टेरिटरीज को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत में होने वाला ये सम्मेलन, और भारत जिस तरह से आज बहुत कॉन्फिडेंट होकर मैं ये कहूँगा, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, आज हर मंच पर जितनी कॉन्फिडेंट होकर हम अपना रुख रख रहे हैं जो पहले हम नहीं रखते थे, और दुनिया आज चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारी बात सुन रही है, ये बेस्ट मौका है ये समझाने का कि गुड और बैड टेररिज्म नहीं हो सकता। टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म होता है, और इसमें खास तौर पर विकासशील देशों को एक रुख अपनाना होगा, क्योंकि जो पैसा आप टेररिज्म को पोषित करने या टेररिज्म से लड़ने में लगाते हो, वो पैसा आप शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, लड़कियों की हाइजीन, हेल्थ, इन सब में लगा सकते हो। और अगर हम विश्व बिरादरी बहुत जल्दी इस पे एक राय नहीं रखेगी तो नो डाउट सबसे बड़ी मार इन वेस्टर्न ब्लॉक्स को नहीं झेलना है, हमें झेलना है, हमारे जैसे विकासशील देशों को झेलना है, जिसकी बहुत बड़ी आबादी को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए भी अभी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत और कुछ गिने चुने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर आतंकवाद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवाद का अपना कोई धर्म नहीं होता है। साथ ही अगर हम देखें कि विश्व में जो है विकासशील देश जो है खास तौर पर वो बहुत ही जलवायु परिवर्तन और असंतुलन का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी अगर हम देखें तो हिम शिखरों का बहुत तेज़ी से पिघलना, कहीं पर बाढ़ के से हालात बन जाना, कई देशों में बहुत ही ऐसी आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं आना, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है खामियाजा उनकी अर्थव्यवस्था को देखना पड़ता है। तो इस मुद्दे को भी हम G20 में किस तरीके से उठाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जो कि इस मुद्दे पर बातचीत से बचते रहे हैं और साथ ही फंड देने के मामले में भी बचाव करते रहे हैं अपना। पर्यावरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कथनी और करनी में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई संकट आता है तो सडन हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्वायरमेंट का जो संकट है वो लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे अगर आप जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, दिल्ली में गैस चैम्बर है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ये सालों बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ विश्व बिरादरी के सामने भी यही चीज़ है। इसमें दोनों जो ब्लॉक्स, चाहे हम पश्चिम की बात करें या दुनिया के और हिस्सों की बात करें, विकासशील देश ये कह रहे हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जो अपना सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, हमारे पास वो नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। मैं इसको पर्यावरण का मुद्दा कहने की बजाय अगर मैं इसको इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी कहूँ तो ज्यादा अच्छा हो। मतलब वो इसको एज ए हथियार यूज कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो विकासशील देश है उनके उद्योग धंधे बंद हो जाएं, उनकी विकास यात्रा रुक जाए और ये हम पर डिपेंडेंट हो जाए या हमारे लिए एक बाजार बन के रह जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप फैक्ट्स को ध्यान से देखोगे तो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, COP27 की बात चल रही है, ठीक है, सीधे सीधे वार्निंग दे दी गई। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। पेरिस में आपने देखा क्या क्या हुआ कि हम दुनिया का तापमान ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? क्या फंड दिया? अमेरिका कितने ज्यादा युद्ध में पैसे झोंक चुका है, $1 बिलियन वो झोंक देता है एक ऐसे युद्ध में जहां वो कहीं नहीं पहुंचता। अंत में अफगानिस्तान से उसको सब कुछ अपना उठा के लेके जाना पड़ता है, लेकिन उससे कुछ $1000 मांगे जा रहे हैं, कुछ अरब रुपए मांगे जा रहे हैं और वो उसके पीछे दुनिया भर के लॉजिक दे रहा है। तो हमें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि $1 बिलियन वो मिसाइल गिरा सकता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, और कुछ $1 मिलियन देने में उसको दुनिया भर की बातें वो करता घूम रहा है कि हम क्या करें और हम क्या ना करें। और ऐसा दुनिया के हर देश की बात है। मतलब वो फिलॉसफी बहुत कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बहुत दे रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। अरे ग्लेशियर पिघल रहा है तो किसी एक को छोड़े ना छोड़ेगा, वो सबको लेके निपटेगा। अब इस कंडीशन में G20 में भारत का ये मुद्दा उठाना और भारत का उभरना बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हैं, अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण, उसको समझने की कोशिश करना कि हम अगर थोड़ा भी अगर स्टूडेंट या कोई भी अगर सुन रहा हो मुझे, तो वो जानता है कि हम हड़प्पा सभ्यता से ही हम प्रकृति पूजक रहे। मेरी ये बात नोट करके रख लीजिए कि वेस्टर्न के पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी चीजें आ जाए, उसके पास पर्यावरण से लड़ने का कोई साधन मौजूद नहीं है। ये आप आज लिख कर रख लें, कितनी भी बड़ी रिपोर्ट्स आ जाए, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कंजप्शन बेस्ड मॉडल है, वो उपभोग आधारित है। वो कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा उपभोग करोगे उतना प्रगतिशील होगे। अरे जब तुम पृथ्वी के सारे संसाधनों को उपभोग की नजर से देख रहे हो, सब कुछ तुम खा जाना चाहते हो, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, मिट्टी हो, हवा हो, अनाज हो,
तो तुम इस पृथ्वी को बचाने की बात कौन करेगा भाई? कहां से आएगी बात? और ये चीज हमारी अपनी धरा में है, जहां पर हम धरा को मां का दर्जा देते हैं। हम प्रकृति पूजक लोग रहे हैं, हम नेचर की पूजा करने वाले लोग। बस हमें उन चीजों को रिवाइव करना। और जब मैं हमें की बात करता हूं तो मैं 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की बात करता हूं, दुनिया के हर 5वें इंसान की बात करता हूं। मात्र अगर वो अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को याद कर ले, वो प्रकृति संरक्षक जातियों के बारे में समझ ले, वो प्रकृति को समझने के लिए जिसको वो मां की तरह मानता है, अपनी नदियों को वो मां कहता है, अपनी मिट्टी को वो मां कहता है। ये दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं कि वो अपनी नदी को मां कहे, अपनी मिट्टी को मातृभूमि कहा जाता है। वो देश हैं हम लोग। ये सिर्फ कुछ कहावतें नहीं है, कुछ स्लोगन्स नहीं है, ये हमारे तत्व हैं। और अगर 1 अरब 40 करोड़ लोग ही केवल ये बात समझ लें तो इस पूरी दुनिया को बदलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम पूजा करते समय, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने इष्ट को जल चढ़ाते हैं। जल हमारे लिए इतना पवित्र है। छोटी सी एक बात कह रहा हूं, हमारे देवता का नाम वायु देव होता है, वरुण देव होता है। हम अग्नि की पूजा करते हैं। कौन है ये सब प्रकृति के तत्व हैं। हम अपनी मिट्टी को मां कहते हैं। हमारी नदी का नाम मां गंगा होता है। हम उसको इतना पूज्य मानते हैं कि जब ये शरीर खत्म होता है तो हमारी अंतिम इच्छा होती है कि हमारे इस शरीर की राख, मतलब मृत्यु हो जाने के बाद, किसी तरह मां गंगा की आंचल में समा जाए। तो हम वो लोग हैं, समझने की कोशिश करिए। हमें परिवर्तन के लिए किसी पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी अमेरिकन रशियन फंड की जरूरत नहीं है। हम भारतीयों को एक होकर अपनी संस्कृति को पहचानने की जरूरत है और उन तत्वों को अपनी प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया हमारे पीछे चलने को तैयार हो जाएगी। अभी तो कोविड में सिर्फ अंगड़ाई आई है, ये आने वाली सदी वाकई में हमारी है। बस हम भारतीयों को पहचानना होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से शायद पूरी दुनिया की नज़रें हैं वो भारत पर टिकी है, क्योंकि ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बाकी सारे गुणों का बखान जो आपने भारत के बारे में किया, जो कि अब तक कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थे, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब चीज़ें उभर कर सामने आने लगी है और दुनिया भी अब हमें उस तरीके से देखना शुरू कर दिया है, दुनिया ने भी। और हाल ही में हम लोगों ने डिजिटल करेंसी का भी एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। तो एक के बाद एक कई सफलता के पायदान है वो हमारा देश चढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कौन से मुद्दे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें G20 समिट में रखा जा सकता है, या ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जो हमारे सामने इस समिट के दौरान आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो पूरी दुनिया में टर्मोइल है, राइट, उस टर्मोइल में सबसे पहले देखें तो जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध, और जिस तरह से भारत ने रुख अपनाया है कि वो रशिया की साइड भी है और यूक्रेन की साइड भी है, तो चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक हो या कोई अदर ब्लॉक हो, वो सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस युद्ध में शांति वार्ता की तरफ जा सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया को बचा सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ और खाद्य संकट पैदा हुआ, और जिस तरह से भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दुनिया को यह भी पता चल चुका है कि ये वो भारत नहीं है जो कभी गेहूं के लिए, सड़े गेहूं के लिए वो लाइन में लगा करता था। आज ये सिर्फ ना अपने लोगों की जरूरत पूरी कर पा रहा है, ये दुनिया की जरूरत भी पूरी कर सकता है। फिर दुनिया की स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का ध्यान गया, और जिस तरह से हमने आज बात की है वन हेल्थ की, वन वर्ल्ड और वन हेल्थ की, वो भी एक बहुत ही वैश्विक सोच है। और दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि सस्ती, गुणवत्तापूर्ण, अच्छी अगर मेडिकल सुविधा कोई दुनिया को दे सकता है तो वो भारत हो सकता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण। और नो डाउट, अंत में फिर वही कहूँगा, पर्यावरण। और पर्यावरण कोई वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त कर सकें। उसके लिए आपको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी सिनेरियो ही पूरी दुनिया के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ नदियों को साफ करने की योजनाएं, तमाम लोगों को जोड़ने की योजनाएं। और आज पूरी दुनिया, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, गरीबी, भूखमरी, इन सब का शिकार हो रही है। जिस तरह से अभी आपने IMF की रिपोर्ट अगर पढ़ी होगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आया है कि किस तरह से भारत ने सबसे ज्यादा लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोविड टाइम में मदद की, उन तक जो है वो फंड पहुंचाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नो डाउट ये जो हमारा उभार हो रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, और ये सारे मुद्दे G20 में होने चाहिए। आउटपुट चाहे जो निकले, लेकिन एक बात आप समझना कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अब भारत की तरफ क्यों देख रही है ये समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो वेस्टर्न है ना, ये बिना मतलब के किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। आज अगर हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात करें
तो यूके की इकोनॉमी आप देख रहे हैं, वहाँ क्या टर्मोइल, वहाँ पे 47-45 दिन के लिए लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 0.3% जीडीपी ग्रोथ, अमेरिका 1% जीडीपी ग्रोथ, चाइना के बारे में भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है। ऐसे में दुनिया का इकलौता ऐसा देश जो 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ ले रहा है, IMF की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहे हैं। यानी कहाँ पूरी दुनिया और कहाँ भारत, ये ग्रोथ है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, मैं यहाँ एक चीज और जोड़ूंगा, केवल प्रधानमंत्री नहीं, ये भारत के उस यूथ की पावर है जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप लेकर आ रहा है, जो आज मुखर होकर कह रहा है मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हम वो भारत नहीं है कि हमें कुछ भी दे दिया हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। आज स्टार्टअप हो गया, आज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में हम नंबर 1 जा रहे हैं, आज हमारे पास निवेश आ रहा है, भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है, भारत के लोग कई देशों में जाकर उनके राष्ट्र को चला रहे हैं, कंपनीज को चला रहे हैं। तो ये पूरी ताकत इकट्ठा होती चली जा रही है और ये भारतीयों की ताकत है जो पूरी दुनिया को मजबूर कर रही है कि हमारी तरफ देखें। अब भारत को किसी भी मंच पे, चाहे वो चाहे या ना चाहे, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये हम भारतीयों की ताकत है, ये यूथ की ताकत है जो अब इस बदलाव के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के लिए G20 की मेज़बानी करना ना सिर्फ गर्व और खुशी की बात है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनौती में भी सफल होंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ देश की नहीं, सिर्फ सरकारों की या कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले हम हर एक भारतवासी की है, जिसमें हम सफल ज़रूर होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए।